शैतान कहीं के, बदमाश, अब भी तुझे शांति नहीं मिली? हाँ, और कितना कितना परेशान करेगा तू मुझे? हाँ मामी, दर्द हो रहा है मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। तुझे मैंने घर आने से मना किया था ना, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, छोड़ दीजिए मामी, मैं कभी नहीं जाऊंगा, सच कह रहा हूँ। छोड़ दीजिए ना मामी, दर्द हो रहा है मुझे। दर्द हो रहा है? हाँ तो होने दे शैतान। पहले तो अपने माँ बाप को खा गया, उसके बाद अपने मामा को खा गया। मामी, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे रानू भाभी, क्या हो रहा है? लड़के को मार ही दोगी क्या? हाँ हाँ, इसे तो मैं मार ही दूंगी, तभी चैन मिलेगा। इसे देखते ही पूरा शरीर जलने लगता है, शैतान कहीं का। अरे कोई ऐसा करता है क्या? भांजा तो भगवान जगन्नाथ का रूप होता है। ऐसे मत मारो भाभी, छोड़ दो। हाँ रानू भाभी, छोड़ दो इसे, ये ठीक नहीं है। अब मुझसे और सहन नहीं होता, इसे मेरी आंखों के सामने से हटाओ तो। निकल जाओ, चलो निकल जाओ यहाँ से। गांव वाले नंदू का बंधन खोल देते हैं, वो भाग जाता है। पति नरेन की अचानक मृत्यु के बाद रानू की जिंदगी तहस नहस हो गई थी। किसी तरह एक वक्त खाकर एक वक्त उपवास करके दिन गुजर रहा था, लेकिन नरेन के इकलौते भांजे नंदू को देखते ही शांत स्वभाव वाली रानू का दिमाग आग की तरह भड़क उठा। अब अकेले इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता। काश कोई यहाँ बच्चा होता तो इस दुख को झेलना नहीं पड़ता। रोते रोते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। वो गहरी नींद में सो गई। रात गहरी हो चुकी थी। दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ये दरवाजा किसने खोला? कौन है? ये मैं हूँ। मुझे पहचान नहीं पाई क्या? नहीं नहीं, बाप रे, बचाओ बचाओ। डरने की क्या बात है? मैं डरावना हूँ क्या? कोई है क्या? बचाओ, भूत भूत। कहा था ना मैं डरावना नहीं हूँ, मगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं डरावना बन जाता हूँ। रोएदार हाथ ने जरा सी देर की, लेकिन फिर उसके सिर को जोर से मरोड़ा और मटमट की आवाज के साथ उसकी गर्दन घूम गई। कहा था ना गुस्से में मैं खतरनाक रूप धारण कर लेता हूँ। मुझे धोखा देकर भागोगी तुम। अब देखो जिंदगी कैसे धोखा देती है। गुस्से में पिशाच ने रानू के शरीर को जोर से फेंक दिया। उसका शरीर पेड़ की एक नुकीली डाल में जा फंसा। आंखें बाहर निकल गई। रानू का निर्जीव शरीर पेड़ पर लटक गया और उससे टपक टपक कर खून की बूंदें जमीन पर गिरने लगी। अरे बाप रे, ये कैसी भयानक घटना है। ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। कितनी विभत्स हालत है। पहले नरेन भैया मर गए और अब ये रानू भाभी। अब इनका परिवार तो खत्म हो गया। तब तक गांव वाले नरेन के घर के सामने जुटने लगे थे। इतनी भीड़ हो गई कि दूर से साफ दिखने लगा। तभी गांव के रास्ते से तारानाथ तांत्रिक गुजर रहे थे। घर के सामने इतनी भीड़ देखकर उन्होंने एक आदमी को रोककर पूछा, अरे भाई, इस घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? कुछ हुआ है क्या? और क्या होगा पंडित जी, सब किस्मत का खेल है। कुछ दिन पहले इस घर का मालिक नरेन अजीब हालत में मर गया और अब उसकी पत्नी रानू का शव पेड़ से लटका मिला है। क्या करें, आप ही बताइए। क्या कहा? पेड़ से लटका शव?
क्या कह रहे हो? देखने दो। ए, हटो तो, हटो हटो हटो, देखने दो। बाप रे बाप, कितनी भयंकर हालत है। लेकिन ये हुआ कैसे? ये तो हमें नहीं पता। आज सुबह फूल लेने नरेन भैया के घर आए तो इनका ये हाल देखा। लेकिन ये महिला क्या अकेले ही रहती थी? घर में और कोई नहीं था क्या? नहीं, नरेन भैया का एक भांजा उनके साथ रहता था। कल रात ही सबने उसे देखा था। अरे मुझे अभी याद है पंडित जी, वो आज सुबह से लड़का मुझे दिखा नहीं है। कहीं उस लड़के ने तो ये काम नहीं किया? अरे नहीं, अकेले एक लड़के के बस की ये बात कैसे भी नहीं हो सकती, चाहे औरत ही क्यों ना हो। लेकिन एक वयस्क महिला को मारकर इस तरह पेड़ पर लटकाना, ये कैसे संभव है? नहीं 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 नहीं, यह संभव है। तो क्या हुआ पंडित जी, क्या सोच रहे हैं? अच्छा, क्या इससे पहले इस गांव में कभी ऐसी घटना हुई है? नहीं नहीं, कभी नहीं। हमारा गांव तो बिल्कुल शांत है, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंडित जी, आपको तो हमने इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। जरूर आप बाहर से आए होंगे और आपको देखकर लगता है कि आप बहुत थके हुए हैं। आज मेरे घर पधारिए ना, आइए ना, चलिए मेरे साथ। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन रास्ते की थकान से मैं बहुत क्लांत हूँ। अगर आज आश्रय मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण उनके मुंह से ये बात सुनकर खुशी खुशी उन्हें अपने घर ले गया। उसने उनका खूब आदर किया, उनकी सेवा की। तारानाथ भी दयाल की आतिथ्य भाव से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन तीसरे दिन तारानाथ ने दयाल को बुलाकर कहा, दयाल, अब मुझे जाना होगा भैया। ये क्या कह रहे हैं पंडित जी आप? हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या? अचानक आप जाना क्यों चाहते हैं? अरे नहीं नहीं, अजनबी होकर भी तुम लोगों ने मुझे इतना स्नेह दिया, ये मैं जीवन भर याद रखूंगा। लेकिन बात यह है कि मैं अपनी माताजी से मिलने जा रहा था और रास्ते में थक गया तो यहाँ पे ठहर गया। लेकिन अब मुझे आगे जाना ही होगा। अब बताइए, मैं माताजी की बात को कैसे रोक सकता हूँ? लेकिन जाते जाते आपको एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन दयाल? जब भी आप इस रास्ते से लौटेंगे, मेरे घर में एक बार पधारना होगा। यही मेरी प्रार्थना है पंडित जी। ठीक है। तुम्हारा ये प्यार मुझे बताता है कि दुनिया में बुराई के साथ साथ अच्छे लोग भी कम नहीं हैं। मैं जरूर आऊंगा दयाल, मेरा इंतजार करना। तुम सब खुश रहो। दयाल का घर छोड़कर तारानाथ फिर राह पर निकल पड़े और कुछ ही दिनों में वो अपने घर पहुंच गए। हालांकि उन्होंने सोचा था माताजी से मिलकर 10 दिन के अंदर ही वापस निकल जाएंगे। इस बार मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी बेटा। तेरे पिताजी चले गए, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर तू मत जा। ऐसे कहने से कैसे चलेगा माताजी? आपकी याद ही मुझे यहाँ पे खींच लाई। आए हो अपनी मर्जी से, लेकिन इस बार मेरी मर्जी के मुताबिक ही तुम्हें रहना होगा। रास्तों पे बहुत भटक गए, अब शादी करके संसार बसाओ, मैं भी चैन से मरूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? आपका बेटा तो वैरागी है, रास्ता ही उसका घर है और यह सारा संसार ही उसका परिवार है। घर के बंधे नियमों में मैं नहीं रह पाऊंगा माताजी। ये तो देखा जाएगा। अब मेरे पास आकर बैठो तो। कितने दिन से तुम्हें अच्छे से नहीं देखा। माताजी के पास आते ही तारानाथ का जिद्दीपन बिल्कुल ढीला पड़ गया। माताजी की विनती पर दिन से सप्ताह, सप्ताह से महीना और 1 महीना से 2 महीना बीत गया। अब तारानाथ बेचैन होकर माताजी के पैरों के पास बैठकर बोले, माताजी, अब जाने दीजिए मुझे, नहीं तो शायद फिर पहले जैसे बिना बताए जाना पड़े। घर के भीतर अब मन टिकता ही नहीं। ठीक है, जब तेरी ऐसी ही मर्जी है तो फिर ऐसा ही कर। पर हाँ,
इस बूढ़ी माता के पास आते रहना बेटा। बहुत दिनों बाद बाहर आकर अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों आज वही दयाल की बात याद आ रही है। इसी रास्ते में ही उसका गांव है, जाते वक्त मिलके चला जाऊंगा उससे। जैसा सोचा वैसा ही किया। तारानाथ जैसे इस गांव में पहुंचे वो चकित हो उठे। जो गांव 2 महीने पहले हरा भरा था, खेत खलिहान फसल लहरा रहे थे, घरों से लोगों की आवाजें आ रही थी, आज वही गांव जैसे शमशान भूमि बन गया था। किसी अनजान कारण से गांव में लोग बहुत कम ही रहे थे और जो लोग बचे थे वो भय के मारे घर के अंदर छिप गए थे। क्या मामला है? मात्र 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि पूरा गांव इस कदर बेहाल है? दयाल के घर जाकर देखता हूँ। दयाल, दयाल घर पे हो? दयाल। पंडित जी आप आ गए। आइए पंडित जी, आइए अंदर आइए। दयाल, इस गांव का क्या हाल हो गया? मात्र 2 महीने में ऐसा कैसे हो गया बताओ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पंडित जी, ये तो सब किस्मत की बात है। पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। जब आप यहाँ आए थे तब नरेन की पत्नी की बेरहमी से हत्या हो गई थी, है ना? हाँ याद है, लेकिन इन सब का उससे क्या संबंध? संबंध बहुत गहरा है पंडित जी। उसी मौत के बाद हमारे गांव में अराजकता शुरू हो गई और एक के बाद एक हत्याएं होने लगी थी। क्या मतलब फिर किसी की इस तरह मौत हुई? नहीं पंडित जी, पूछिए कि कितने लोगों की। एक के बाद एक 8 लोग उसी तरह मारे गए थे, इतनी बेरहमी से कि किसी ने उनके सिर और शरीर को टुकड़ों में बांट दिया था। क्या? कब हुई ये हादसे? पिछले 2 महीनों से पंडित जी। एक बार रमेश भैया का शरीर धान के खेत के पास मिला और सिर नदी के किनारे। फिर श्याम भैया का सिर नदी किनारे तो शरीर उसके आंगन में था। बहुत भयानक था, जैसे किसी ने उन शवों के साथ खिलवाड़ किया हो पंडित जी। और इसी डर के कारण गांव के अधिकतर लोग गांव छोड़कर चले गए। हाँ पंडित जी, कोई नहीं जानता कि अगला शिकार कौन होगा, पर मेरा मानना है कि अब मेरी मौत तो तय है। क्यों दयाल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? चंडी मंडप में हम 8 लोग साथ बैठकर ही बातें करते थे पंडित जी, पर एक एक करके रमेश भैया, श्याम भैया और फिर कई लोग मारे गए। अब वो मुझे भी खत्म करेगा, अब मेरा भी काम खत्म। मुझे माफ कर दो दयाल, मैंने इस मामले को इतना ध्यान नहीं दिया। अगर मैं यहाँ से नहीं जाता तो शायद इतनी मौत नहीं होती। छी, मुझे समझना चाहिए था। अरे नहीं पंडित जी, नहीं। अरे इसमें भला आपकी क्या गलती? आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि। आप इन सब पे ना पड़े। वैसे भी हमने साधु तांत्रिक की बहुत सारी मदद ले ली है, कोई कुछ नहीं कर पाया इसमें। पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ दयाल। एक बार, बस एक बार मुझे मौका दे दो। मैं तुम सबको इस संकट से बचाना चाहता हूँ दयाल, और तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर पंडित जी, आप करेंगे क्या? पहले भी तो कई लोगों ने बहुत कुछ किया है, पर कोई परिणाम नहीं निकला। देखता हूँ मधुसुंदरी देवी की कृपा से मैं क्या कर सकता हूँ। दयाल, तुम मुझे उस घर में ले चलो, ठीक है, जहाँ से इस समस्या की शुरुआत हुई थी। गंध, वही तीव्र गंध। दयाल, तुम यहीं खड़े रहो, मैं घर के चारों ओर एक बार घूम आता हूँ। चलो एक बार अंदर देखाते हैं। इतने दिन से घर खुला पड़ा है लेकिन शायद कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी देखाते हैं।
और दयाल नरेन के घर में दाखिल हुए। कुछ दिनों से वहाँ किसी का निवास न होने के कारण कमरे की जमीन पर धूल और दीवारों पर मकड़ी का जाला छा गया था। तारानाथ ने कमरे का निरीक्षण करते हुए जब बिस्तर के नीचे झांका तो वहाँ एक लकड़ी का बक्सा रखा था। तारानाथ ने सावधानी से उसे बाहर निकाला। इस बक्से पर धूल की परत जमी हुई है, लेकिन इसके ऊपर हाथ के निशान भी है। इसका मतलब है इसे किसी ने खोला। और क्या हुआ पंडित जी, आप अचानक चुप क्यों हो गए? बक्से के अंदर तो तंत्र साधना की पुस्तकें हैं। क्या इस घर में कोई तंत्र साधना करता था? अरे बाप रे बाप, आपको इतनी बातें बताई, लेकिन ये बात तो मैं आपको बताना भूल गया। नरेन हमारा दोस्त वही तंत्र साधक भी था, उसी को लेकर तो सारा झंझट हुआ। जैसा सोचा था वैसा ही है। यहाँ किसी अत्यंत निम्न स्तर के पिशाच का अस्तित्व महसूस हो रहा है। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है। झंझट? किस बात का झंझट? नरेन और उसके भांजे के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अरे हाँ, आपको बताते बताते याद आया कि पंडित जी, नरेन की पत्नी के बाद से हमने उसके भांजे को देखा ही नहीं था। कहीं वो इस सब में शामिल तो नहीं है पंडित जी? देखो दयाल, अगर तुम मुझसे कुछ साफ साफ नहीं कहोगे तो मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, सब कुछ साफ बोलो। जी जी पंडित जी, सब बताता हूँ। दरअसल खेती बाड़ी नरेश का पैसा था, मगर तंत्र साधना उसका शौक था। वैसे नरेन हंसमुख और उदार दिल इंसान था वो। जब उसके इकलौते भांजे नंदू के माँ बाप की मौत हो गई, तब नरेन ने उसे अपने घर में रहने के लिए पनाह दी। नरेन और उसकी पत्नी ने उसे बहुत प्यार से पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन नंदू लड़का कुछ अच्छा खास नहीं था। वो पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीजों में उसकी दिलचस्पी थी। और फिर एक दिन नंदू, ए नंदू, क्या कर रहा है तू? ये बक्सा तूने क्यों खोला? मामा, असल में बहुत दिनों से सोचा आपसे कहूँगा। दरअसल मुझे तंत्र विद्या सिखाया ना मामा जी। क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है तू नंदू? हाँ, अभी तू छोटा है, तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है ना। सही कहा ना? तो जाके पढ़ाई कर। मामा जी सच कहता हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती है, बल्कि तंत्र, काला जादू, भूत प्रेत, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ये सब सिखाए ना मामा जी। बेवकूफ़ों जैसी बातें करना बंद कर। तू इस जमाने का बच्चा है, ये सब अब बहुत अशुभ चीजें होती है। मैं तुझे इनमें नहीं फंसाना चाहता। और फिर तंत्र विद्या कोई बच्चों का खेल नहीं है, जो चाहा और पी लिया। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए मामा जी। हम दोनों मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे मामा। और मैंने तो सुना है कि तंत्र विद्या से बहुत ताकतवर भी बन जाता है इंसान, बहुत ज्यादा। चुप, जाकर पढ़ाई कर चुपचाप। पढ़ाई में मन नहीं है, बस उल्टी सीधी बातें करता है। जा पढ़ाई कर। उस दिन नरेन डंडू की डांट खाकर वहाँ से चला गया था, लेकिन उसके मन में जिद और बढ़ गई। उसके बाद से वो रोज ही नरेन से तंत्र विद्या सीखने की जिद करने लग गया था, मगर उससे नरेन मना करता रहा, तो उसकी जिद और बढ़ गई। ये तो अच्छी मुसीबत है। हाँ, भांजे की जिद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। वही तो देख रही हूँ, आजकल मेरे साथ भी बुरा बर्ताव कर रहा है। सोचा था बिन माँ बाप के बच्चों को प्यार से रखूंगी, लेकिन मामा, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे तंत्र विद्या सिखाओगे या नहीं, बताओ। तू मुझे धमकी दे रहा है क्या भांजे? तेरी इतनी हिम्मत? मैं तुझे अपने पास रख के घर में पढ़ाई लिखाई सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तू? हाँ, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं तंत्र विद्या सीख गया तो आपसे बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा, और आपसे ये सहन नहीं हो पाएगा। इतनी ईर्ष्या है आप में मामा जी। अपनी हद पार मत कर, समझा? वरना घर से बाहर निकाल दूंगा मैं, बदमाश। क्या सोच रहे हो, मैं डर जाऊंगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और मैं तंत्र विद्या सीख कर ही रहूंगा। सारी शक्ति मेरी मुट्ठी में होगी एक दिन। उसके बाद आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पहले बता रहा हूं मैं। नहीं, भांजे का ये रवैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
मुझे ये बात गांव के दोस्तों को बतानी पड़ेगी। और हाँ सुनो, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, भगवान ना करे अगर मुझे कुछ बुरा हो गया तो तुम मेरे साथ सारी तंत्र विद्या का सामान भी चला देना। इसके बाद नरेन ने हम सबको सारी बातें बताई और हम दोस्तों ने मिलकर एक चाल चली। हमने तय किया कि नंदू को इस गांव से भगा देना चाहिए। बस जब भी हम उसे देखते तो हम उसे चिढ़ाने लगते। कभी वह खेत में आता तो कोई ना कोई दोस्त उसकी तरफ चिल्ला पड़ता। देखो वो मनहूस आ गया, अब और कितनी बार बुरा करेगा तू? माँ बाप को खाके तेरा मन नहीं भरा? नहीं नहीं, ये तो राक्षस है, राक्षस। अब तो यह मामा मामी को भी निकलने लग गया। हमारी नसीहत सुनकर नंदू का मुंह गुस्से से लाल हो जाता और वो तुरंत वहाँ से चला जाता। पर हम भी नहीं रुके। कभी तालाब के किनारे, कभी गांव के मेले में, जहाँ भी उसे देखते योजना के अनुसार उसे चुबाने वाली बातें करते। अरे तुझे शर्म नहीं है क्या रे? हैं? इतने अपमान के बाद भी मामा के पीछे लगा रहता है? तेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्या? सच में बेकार है तू। खुद काम करके अपना पेट भर लेता है और मामे पर चढ़ जाता है। कुछ ही दिनों बाद तंत्र साधना करते हुए नरेन की मृत्यु हो गई। सबने कहा कि साधना में त्रुटि के कारण ऐसा हुआ है। इस बीच नरेन की पत्नी ने अपने पति की इच्छा के अनुसार तंत्र की सारी चीजें जला दी। पर उस समय भी नंदू बहुत रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा था। शायद इस बक्से के बारे में रानू भाभी को याद नहीं था। समझ गया। मतलब वो नंदू अब अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए एक के बाद एक इतनी हत्याएं कर रहा है। ये सब मुझे पहले कभी याद नहीं आया, लेकिन आज याद आ गया है। पंडित जी, मुझे छोड़ने वाला नहीं है वो, मुझे बचाइए आप। दयाल, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहूंगा। मेरे रहते तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी। इसके बाद देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन गांव में किसी और की मृत्यु नहीं हुई। तारानाथ सोचता रहा कि शायद आज कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 2 हफ्ते और बीत गए। उस रात तारानाथ ने दयाल से कहा, दयाल, मुझे लगता है कि अब संकट टल गया है और जब कोई अनहोनी नहीं हुई तो तुम निश्चिंत रह सकते हो। अब मुझे जाने की अनुमति दो। ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? क्या आपको कोई कष्ट हो रहा है? क्या कहते हो दयाल? तुम्हारे आतिथ्य का झूठा लाभ उठाना अब नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा इतनी रात को कौन आया है? जाके देखो। पंडित जी! दयाल उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठ जाओ। दयाल, तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, अब तो जाना ही होगा। खबरदार, एक कदम भी आगे मत आना। दयाल को कुछ करने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना पड़ेगा। तो क्या उसका चौकीदार है? तो फिर ये ले। पंडित जी! वो तुझे बचाने आया था ना, लेकिन देख खुद ही बुरी तरह गिरा पड़ा है। अब तुझे कौन बचाएगा? तेरे दोस्तों के पास जाने का समय आ गया है। चलो। क्षणों में पिशाच ने अपने कठोर हाथों की मुट्ठी में दयाल को कसकर पकड़ लिया। पंडित जी बचाइए! पिशाच के दबाव से दयाल की जान जैसे पिंजरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक एक अविश्वसनीय घटना घटी। कौन हो तुम? मैं तारानाथ तांत्रिक, तेरा यम। दयाल ने तुझसे बुरा नहीं कहा था, मैं उससे भी बुरी बातें कर रहा हूँ। तू एक नालायक है,
तू एक सच्चा पिशाच है। तूने माँ बाप को खा लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक के बाद एक कई निर्दोष लोगों को तूने मार डाला है। तू एक हत्यारा है, एक खूनी, एक शैतान है। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो पिशाच ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, तारानाथ ने अपने हाथ में थामी हुई रुद्राक्ष की माला पिशाच की ओर फेंक दी। जैसे त्वचा उतरती है, वैसे ही पिशाच के शरीर से धीरे धीरे मांस उतरने लगा और आखिर में जो निकला वो था नंदू का चेहरा। नंदू जमीन पर बैठ गया। शांति मिल गई नंदू? आपने कैसे हैं? मैं सब जानता हूँ, लेकिन अब तुझसे जानना चाहता हूँ, किस लिए, किस लालच में तूने इतनी हत्याएं की? हत्या? किसकी? मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं सच कह रहा हूँ। नाटक मत कर नंदू। तूने सिर्फ अपनी मामी को ही नहीं, गांव के निर्दोष लोगों को भी मार डाला। लेकिन क्यों? पंडित जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया है। हाँ, मैं मामा के पास तंत्र विद्या सीखना चाहता था, लेकिन उन्होंने सिखाया नहीं तो मुझे गुस्सा आया। पर मैंने कभी किसी की हत्या का नहीं सोचा था। झूठ बोल रहा है तू, बस झूठ। तूने अपनी मामी को मारा है। नहीं पंडित जी, मामा के मारने के बाद जब मामी उनके तंत्र के सामान को जला रही थी, मैंने उन्हें बहुत मना किया, पर उन्होंने नहीं माना। वो मुझे घर में भी नहीं आने देती थी और उल्टा उस रात उन्होंने मुझे मारा भी। और इसीलिए तूने फैसला किया कि मामी को तू मार देगा ना? नहीं, विश्वास कीजिए, मुझे गुस्सा था। गांव वाले मुझे बहुत बुरा सुनाते थे। इस बात को लेकर मुझे बहुत गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से को लेकर एक दिन इस कदर रूप ले लेगा समझ में नहीं आया। किस रात? उस दिन मामी ने मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और वो सो गई और मैं बहुत गुस्से में था। सोचा था मामा की तंत्र विद्या की किसी किताब को पाकर मैं दुनिया में दूर जाकर साधना कर लूँगा। उसी सोच में मैं बहुत ही सावधानी से पिछले दरवाजे से घुसा। ढूंढते खटिया के नीचे मेरी नज़र पड़ी। वहाँ एक अजीब सा बक्सा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था वहाँ। विश्वास कीजिए पंडित जी, जिज्ञासा में बक्सा खोला तो देखा उसमें एक अजीब हथेली का छाप और बगल में लिखा हुआ कोई मंत्र। वो मंत्र मुझे बहुत अजीब लगा। रिंग क्रिंग फट क्रूटस मस फट स्वाहा है। अरे ये क्या? ऐसा लग रहा है मुझे मेरा हाथ कोई छाप के अंदर लेकर जा रहा है और ये जाकर अटक गया है। नहीं। और फिर मुझे कुछ याद नहीं पंडित जी। और उसी दिन के बाद मुझे आज होश आया है। सच कह रहा हूँ मैं पंडित जी, मेरा यकीन कीजिए पंडित जी। समझ गया। शायद पूरी तरह से तेरी ही गलती नहीं है, लेकिन तू निर्दोष भी नहीं है। लोभ जब किसी के अंदर होता है तो पाप वहाँ घर बना लेता है। तेरे कारण निर्दोष लोगों की जान गई, और अगर मैं सही समय पे नहीं आता तो शायद दयाल भी। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। मुझसे भूल हो गई, वही पिशाच फिर मुझे अपने जाल में फंसा लेगा पंडित जी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये रुद्राक्ष की माला तू गले से मत उतारना, और इस बक्से की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ।